हे एवरीवन, दिस इज वसुंधरा सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। सो दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री, जिसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। वेदर एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस के जो है ऑप्शंस नहीं मेंशन करे हैं, बट पॉइंट ये है कि आपको राइट आंसर पता होना चाहिए, राइट। सो आई हैव गिवन द राइट आंसर्स हियर। ठीक है, सो कितने महाजनपदास थे? दे वर 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच महाजनपद वाज द मोस्ट पावरफुल फ्रॉम 6th to 4th century BCE। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हुम। तो हरिसेन जो है वो एक कोर्ट पोएट थे। किसके कोर्ट पोएट थे? तो आंसर इज समुद्रगुप्त। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट वर धर्मसूत्रास। तो धर्मसूत्र क्या थे? ये वो संस्कृत टेक्स्ट थे जिनको कि ब्राह्मण्स ने कंपाइल किया था। कब किया था? तो 6th century BCE के बाद से ये टेक्स्ट लिखे गए थे ब्राह्मण्स के द्वारा एंड इन्हीं टेक्स्ट को बोला गया है धर्मसूत्र। ओके, सो ब्राह्मण्स स्टार्टेड कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम 6th century BCE ऑनवर्ड्स व्हिच वर कॉल्ड धर्मसूत्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज जेम्स प्रिंसिप which two ancient scripts were deciphered by him। तो जेम्स प्रिंसिप जो है एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एंड इन्होंने दो एंशियंट स्क्रिप्ट्स को डेसिफर किया था, उनको समझा था, डीकोड किया था, जो कि थी ब्राह्मी एंड खरोस्ती। ओके, जेम्स प्रिंसिप वाज एन ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। He was able to decipher the ancient Brahmi and Kharosti scripts। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नेम्स एंड मीनिंग्स ऑफ द टू टाइटल्स adorned by अशोका। तो अशोका को दो जो है टाइटल्स दिए गए थे, वी ऑल नो इंस्क्रिप्शंस में हमको देखने को मिले हैं, जो कि थे देवमपिया एंड पियदसी, जिसमें देवमपिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। ठीक है, यानी कि भगवानों का प्यारा, देवताओं का प्यारा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म इज पियदसी, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होना, मनमोहक होना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पियदसी। तो इसी चीज को वी विल राइट इन द आंसर। अशोका adopted the two titles देवमपिया and पियदसी। देवमपिया meant the beloved of the gods and Piyadasi meant pleasant to behold. These titles have been found in many inscriptions. Okay, next question is who was ग्रहपति। तो ग्रहपति जो है फैमिली के हेड हुआ करते थे, वो जो है ओनर, मास्टर या फिर हेड कहे जाते थे किसी भी घर के। ठीक है, उन्हीं का पूरा कंट्रोल होता था फीमेल्स पे, बच्चों पे, जो भी सर्वेंट्स और स्लीव्स काम कर रहे हैं घरों में, वही जो है हेड मास्टर हुआ करते थे। ही वॉज द मास्टर ऑफ द लैंड, एनिमल्स एंड अदर सच थिंग्स ऑफ द फैमिली। इट वॉज अ सिंबल ऑफ स्टेटस ऑफ वेल्दी मर्चेंट्स। ठीक है, ये जो है सिंबलाइज करता था कि बहुत ही ज्यादा रिच मर्चेंट्स हैं, वेल्दी मर्चेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट। दो भी मैंने पहले देखा है, जेम्स प्रिंसिप इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कैपिटल ऑफ मगध। तो यहाँ पर जो है दो कैपिटल्स थी, डू रिमेंबर। पहले जो है राजगहा थी एंड लेटर ऑन इट वाज चेंज्ड टू पाटलिपुत्र। ठीक है, सो राजगहा वाज द फर्स्ट कैपिटल एंड वाज लेटर शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र इन द 4th century BCE। ठीक है, तो फर्स्ट अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएगी राजगहा एंड 4th century में जो चेंज कर दी गई थी वो कौन सी थी? दैट इज पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स द मौर्यन एम्पायर लास्टेड। तो लगभग 150 साल तक मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था। ओके, अगला क्वेश्चन है हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया गया था हरिसेन के द्वारा, जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। ओके, नेक्स्ट इज हु वाज अशोका, विच फेमस स्टेट डिड ही एनेक्स इनटू द मौर्यन एम्पायर। तो देखो, एनेक्स का मतलब होता है किसी स्टेट पर कब्जा करना, तो आपका आंसर हो जाएगा अशोका वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। He was the most famous ruler of Mauryan Empire and he annexed the state of Kalinga in the Mauryan Empire। कलिंगा जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड हु बिल्ट द सुदर्शन लेक, विच रूलर्स गॉट दिस लेक रिपेयर्ड। तो हमको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है जो सुदर्शन लेक है उसको बिल्ड करवाया गया था एक लोकल गवर्नर के द्वारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, एंड इसको रिपेयर कराया गया था साका रूलर रुद्रदामन के द्वारा एंड वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द सिटीज स्पेशली कैपिटल सिटीज ड्यूरिंग महाजनपदा एज वर फोर्टिफाइड। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा, जो भी कैपिटल सिटीज हुआ करती थी महाजनपद एज में, वो फोर्टिफाइड क्यों होती थी, वो किला बंद क्यों होती थी? तो उसका मेजर रीजन यही है कि वो एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखती थी। जितनी भी एक्टिविटीज होनी है स्टेट में वो सब इसी सिटी से जो है रेगुलेट होती थी, राइट।
एंड यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की भी जरूरत होती थी, दुश्मनों से जो है बचाना होता था, खुद को सिक्योर रखना होता था। सो दैट इज द मेजर रीजन कि कैपिटल सिटीज को फोर्टिफाई किया जाता था। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। कैपिटल सिटी हैड अ स्पेशल इंपॉर्टेंस। ऑल द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड फ्रॉम द कैपिटल। कैपिटल से ही हर तरह की एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता था। It is also required to secure it from enemy. These things were also applicable on capital cities during the Mahajanpada age. That is why walls were made around the city and were fortified. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द रूलर्स अरेंज फॉर इरिगेशन। तो रूलर्स जो है इरिगेशन के लिए इतना ज़्यादा फैसिलिटेट क्यों करते थे, व्हाट वर द रीजंस कि इरिगेशन को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती थी बाय द रूलर्स। तो इसके मेजर दो रीजंस ये थे कि एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स था स्टेट की इनकम का, एंड सेकेंडली जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, एग्रीकल्चर से ही सबको फूड मिल पाता था, है ना, हर किसी को एग्रीकल्चर ही फूड प्रोवाइड करता था। तो दीज आर द टू रीजंस कि जिसकी वजह से रूलर्स इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज करने की कोशिश करते थे। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, द रूलर्स मेड अरेंजमेंट्स फॉर इरिगेशन टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। There were two reasons for it. Agriculture was the main source of state income. Agriculture could provide food to the people. Okay. अगला क्वेश्चन है विच कम्स अंडर लॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर आपको डिटेल में आंसर देना है। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। हाउ डिड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया गेट अ न्यू डायरेक्शन विद द रिसर्च वर्क ऑफ जेम्स प्रिंसिप। सो बेसिकली हियर यू हैव टू एक्सप्लेन, जो जेम्स प्रिंसिप ने रिसर्च करी थी, जो उन्होंने ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था, उससे क्या फायदा होता है हम लोगों को, उससे हमको क्या नॉलेज मिलती है अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। ओके, सो देखो 1830 के अराउंड जो है इंडियन एपिग्राफी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, एंड इसमें जो है जेम्स प्रिंसिप ने एक बड़ा रोल निभाया है। उन्होंने दो स्क्रिप्ट्स को डेसिफर किया था, डी कोड किया था, जो कि थी ब्राह्मी एंड खरोस्ती। ठीक है, तो इन्हीं स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया था उस टाइम पर इंस्क्रिप्शंस में और कॉइन्स में, जिससे कि हमको चीज़ें समझने में ईजी हुआ। ओके, वन मोर थिंग यू कैन मेंशन इज कि जेम्स प्रिंसिप थे कौन, तो ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर। ठीक है, एंड क्योंकि इन्होंने इन दोनों ही स्क्रिप्ट को जो है डेसिफर कर लिया था, डी कोड कर लिया था, ये इनको समझ पा रहे थे, तो ही केम टू नो कि कई सारे इंस्क्रिप्शंस और कई सारे कॉइन्स में एक किंग को रिफर किया गया है एज पियदसी, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल, जिसका बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फेस हो, हैंडसम फेस हो। ठीक है, एंड कुछ इंस्क्रिप्शंस में अशोका का नेम भी देखने को मिला है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ जब जेम्स प्रिंसिप ने इन स्क्रिप्ट्स को डेसिफर कर लिया, डिकोड कर लिया, तो इस रिसर्च वर्क ने एक नई डायरेक्शन दी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को। ठीक है, एंड ऑल द यूरोपियंस एंड इंडियन स्कॉलर्स यूज्ड द इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर डायनेस्टीज। तो बिकॉज ये जो स्क्रिप्ट्स थी डिकोड करी जा सकी थी, जिसकी वजह से जो भी यूरोपियंस और इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा, उन्होंने कॉइन्स को पढ़ा, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द मेजर डायनेस्टीज। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसको अगर हम एक लाइन में आंसर करते हैं तो सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा कि क्योंकि जेम्स प्रिंसिप ने ये दो स्क्रिप्ट्स को डेसिफर कर लिया था, डिकोड कर लिया था, जिसकी वजह से कई सारे इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स को समझा जा सका है। ठीक है, एंड उनसे हमको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द मेजर डायनेस्टीज। सिंपलर टर्म्स में तो इतना सही आंसर है, बाकी डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसे आ रहा है, 3 मार्कर्स में है, 5 मार्क्स में है ना, उस हिसाब से रामायण तो वी ऑल कैन मेक। ठीक है, सिंपल सा आंसर यही है कि उन्होंने इन स्क्रिप्ट्स को डेसिफर कर लिया था, डिकोड कर लिया था, जिससे हमको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, बाकी डिटेल में कैसे लिखना है दैट आई हैव रिटन ओवर हियर, यू कैन सी इट। ओके, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब सोर्सेज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो हमको यहाँ पर उन सोर्सेज के बारे में बताना है जिनसे हमको मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री पता चलती है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स वाज द बुक इंडिका written by Megasthenes, a Greek ambassador in the court of चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, वो है इंडिका, जो कि एक बुक है एंड लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। अब मेगास्थनीज कौन है, ये एक ग्रीक एम्बेसडर है जो कि आए थे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, एंड दिस बुक गिव्स ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो उस टाइम पीरियड पे किस टाइप की सोसाइटीज होती थी, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके बारे में हमको एक ब्यूटीफुल पिक्चर मिलती है इन दिस बुक। ठीक है, सेकेंड सोर्स इज द अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य। इट गिव्स नॉलेज अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम।
ठीक है। तो सेकंड सोर्स है अर्थशास्त्र, जो कि अगेन एक बुक है एंड इसको लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एंड इस बुक में हमको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्यन एम्पायर। थर्ड इज मुद्र राक्षसा बाय विशाखा दत्ता टेल्स अ लॉट अबाउट हाउ चंद्रगुप्ता स्नैच द reins ऑफ रूल फ्रॉम द नंदा डायनेस्टी। सो मुद्र राक्षसा के द्वारा हमको पता चलता है कि किस तरह से चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी से पावर को छीन लिया था एंड द मौर्यन डायनेस्टी केम इनटू द रूल। Both sources, text of Jain and Buddhist religions throw light on the life and religious views of Mauryan kings. ठीक है। तो जो भी जैन और बुद्धिस्ट के रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनसे हमको पता चलता है मौर्यन किंग्स की लाइफ के बारे में एंड उनके जो रिलीजियस व्यूज हुआ करते थे उनके बारे में। एंड पांचवा सोर्स है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हेल्प अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन पीरियड। तो अशोका के द्वारा कई सारी इंस्क्रिप्शंस को इनग्रेव कराया गया था जिनसे भी हमको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट दैट पीरियड। सो ये है 5 मेजर सोर्सेज जिनसे हमको मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द धम्मा ऑफ अशोका। तो धम्मा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो धम्मा एक सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ बिलीव्स है जो कि अशोका ने अपने सब्जेक्ट्स को एडवाइस करे थे। ही वांटेड कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो प्रजा है, वो इन रूल्स, इन आइडियल्स को फॉलो करे। ठीक है। तो वही यहाँ पर आपको धम्मा के बारे में बताना है, यानी कि क्या प्रिंसिपल्स थे उसमें, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देने हैं। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट इज द मेन प्रिंसिपल वाज टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द पीपल्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर गुरुज एंड द सेंट्स, ब्राह्मण्स एंड एल्डरली पीपल। ठीक है। तो सबसे पहला रूल यही था कि सभी की रिस्पेक्ट करो, जो एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, हर किसी को अपने टीचर्स की, संतों की, ब्राह्मणों की एंड साथ ही जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Second principle was all the elderly people should respect members of the family, relatives, servants, the poor and the slaves. तो second rule था elderly people के लिए, जो बड़े लोग हैं उनको भी फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी रिलेटिव्स हैं, सर्वेंट्स हैं, इन सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल इज एवरीवन हैज टू फेस द ऑर्डियल इन हिज नेक्स्ट बर्थ for all his evil deeds, so all should perform pious deeds, which means कि हर किसी को अपने बुरे कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, इस नहीं तो अगले जन्म में। ठीक है। तो हर किसी को अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म से चलना चाहिए। फोर्थ इज नॉन वायलेंस वॉज द कार्डिनल प्रिंसिपल, नो वन शुड हर्ट एनी वन विद वर्ड्स, डीड्स एंड थॉट्स। तो कार्डिनल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस, कोई भी इंसान किसी को भी हर्ट ना करे अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपने थॉट से। ओके। एंड नेक्स्ट इज एनवे, एंगर, प्राइड एंड लाइज आर ऑल एविल्स, ऑल द पीपल शुड रिमेन अवे फ्रॉम देम। तो जो भी गुस्सा होता है, अपने ऊपर घमंड करना या झूठ बोलना, ये सारे ही एविल एक्टिविटीज होती हैं एंड हर किसी को इन सभी से दूर भागना चाहिए। ओके। तो दीज वर द प्रिंसिपल्स अबाउट द धम्मा ऑफ अशोका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लेस ऑफ अशोका इन हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको अशोका जो रूलर थे उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पूरे चैप्टर में उनके बारे में पढ़ी हैं उन्हीं को यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। अशोका वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट किंग ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है। अब हमने यहाँ पर पॉइंट्स में चीजें मेंशन कर दी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका adopted the service of mankind as one of the main principles of his life. He engaged himself in spreading religion and ethical gospel of महात्मा बुद्धा। ठीक है। तो कलिंगा वॉर के बाद में अशोका ने एक प्रिंसिपल अपनाया था अपनी लाइफ में, जो कि था कि वो लोगों की सेवा करने में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम व्यतीत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो लोगों की सेवा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एंड उन्होंने स्पेसिफिकली बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए खुद को एंगेज किया। उन्होंने बुद्धिज्म का काफी ज्यादा प्रचार किया, महात्मा बुद्धा की जो भी टीचिंग्स थी उनको स्प्रेड करने में खुद को एंगेज किया। ओके। Secondly, he considered his subject as his children. He did a lot for widows and orphans. तो जो भी उनके सब्जेक्ट्स थे, जो भी अशोका की प्रजा थी, उनको वो बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, उनको वो खुद के ही चिल्ड्रंस की तरह ट्रीट करते थे एंड साथ ही उन्होंने काफी कुछ किया था विडोज के लिए एंड बच्चों के लिए। अगला हो जाएगा he spread Buddhism in many corners of the world. He is called the Great because he took up a small religion and turned it into a global one. The world came to know about Buddhism because of the inscriptions of Ashoka. ठीक है। तो उन्होंने बुद्धिज्म को काफी ज्यादा स्प्रेड किया, दुनिया के कई कोनों में उन्होंने जो है बुद्धिज्म को स्प्रेड किया एंड उनको ग्रेट इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने छोटे से रिलीजन को उठाया एंड उसको एक ग्लोबल रिलीजन बना दिया। उन्होंने
हर जगह पूरे दुनिया भर में उसका प्रचार किया। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस कि हम सभी को जो है बुद्धिज्म के बारे में इतना कुछ पता चलता है। अशोका ने इस रिलीजन के बारे में काफी कुछ जो है इंस्क्रिप्शंस में भी इनग्रेव कराया था, जिससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगला पॉइंट हो जाएगा ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर, ही रिस्पेक्टेड ऑल अदर रिलीजन। तो ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिज्म का प्रचार करते थे तो इस वजह से वो बाकी के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करते हो, ऐसा नहीं है। वो हर एक रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु गॉट हॉस्पिटल्स ओपन्ड फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ये पहले रूलर थे जिन्होंने हॉस्पिटल्स खुलवाए थे इंसान और जानवर दोनों के लिए, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है अशोका का एंड कितना ज्यादा उन्होंने खुद को सर्विस में इंगेज किया, लोगों की सर्विस में, एनिमल्स की सर्विस में खुद को इंगेज किया, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोका इन द हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है राइट एनी 4 कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो यहाँ पर आपको 4 रीजंस बताने हैं जिनकी वजह से मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया, इट केम टू एन एंड, ठीक है। जिनमें पहला हो जाएगा वीक सक्सेसर्स। तो अशोका के बाद में जिन भी रूलर्स के हाथ में किंगडम आया वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे एंड ये भी रीज़न बनता है जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, इंस्टीड वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो किंग्स लाइक दशरथ, संपत्ति एंड बृहद्रथ जो हैं ये सक्सेसर्स थे अशोका के एंड ये सभी वीक रूलर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट रीज़न इज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। तो अशोका लेफ्ट द पॉलिसी ऑफ वॉर्स एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। एज अ रिजल्ट सोल्जर्स लैक्ड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड वर अनएबल टू सप्रेस रिवॉल्ट। तो एक मेजर रीजन ये भी है मौर्यन एम्पायर की डिक्लाइन का, वो ये है कि अशोका ने नॉन वायलेंस की पॉलिसी अपना ली थी, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो भी सोल्जर्स थे, जो भी सिपाही थे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाई एंड सो दे वर अनएबल टू सप्रेस रिवॉल्ट्स। जो भी रिवॉल्ट्स होते थे, वार्स होते थे, उनको वो प्रॉपरली टैकल कर ही नहीं पाते थे, ठीक है। थर्ड मेजर रीजन इज एनिमिटी ऑफ ब्राह्मण्स। तो एनिमिटी क्या है, ये एनिमी से आया है। जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने भी हेट्रेड दिखाई, नफरत दिखाई। अशोका वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। When Brahmins observed Ashoka's inclination towards Buddhism, they became the enemy of Mauryan dynasty and helped in the decline of the dynasty. So जब ब्राह्मण्स को पता चलता है कि अशोका ने बुद्धिज्म को फॉलो कर रखा है, वो बुद्धिज्म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे, तो एज अ रिजल्ट ब्राह्मण्स जो है मौर्यन डायनेस्टी के दुश्मन बन गए एंड उन्होंने पूरी तरह से कोशिश करी इस डायनेस्टी को ख़त्म करने की एंड दे हेल्प्ड इन द डिक्लाइन ऑफ द डायनेस्टी। Fourth reason is foreign invaders. So when Mauryan Empire became weak, foreign invaders also started to attack border areas. In this way, Mauryan dynasty came to an end. ठीक है, तो क्या हुआ जब लोगों को पता चला कि मौर्यन एम्पायर कमजोर होता जा रहा है, तो जो फॉरेन पीपल थे, फॉरेन इन्वेडर्स थे, उन्होंने भी बॉर्डर एरियाज में अटैक करना शुरू कर दिया। रिवॉल्ट्स हुए, वार्स हुए एंड धीरे धीरे इस तरह से क्या हुआ, मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गई, डिक्लाइन हो गई। तो ये 4 मेजर कॉजेज है फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड दिस इज हाउ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर लिया है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेदर एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग हमने सभी को यहाँ पर देखा है। जो भी हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे वो आपके एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं। तो दिस इज हाउ हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर एवरी वन ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। तब तक रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के